आपको सीएनएस में सीएनएस पोर्शन में इतनी बात अभी इतना जितने दिन से ये 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, इसमें हम ये बात तो समझ रहे हैं कि हाँ एवरीथिंग जो भी हम करना चाह रहे हैं, सोचते हैं, देखते हैं, चल रही है प्रोसेस, इसमें कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूरॉन्स। देखा हमने, उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है, जो सेल है, उसके स्ट्रक्चर्स को देख लिया, किस तरीके से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जेनरेट हो रहे हैं एंड ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये पोर्शन भी देख लिया। और अब हम बात कर रहे हैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सीएनएस। क्लियर? नेम ही है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। इट मीन्स कि एवरीथिंग जो सीएनएस के अंडर कंट्रोल है, मतलब पीएनएस से जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, प्रोसेस हो रही है एंड उसका रिस्पॉन्स पीएनएस के थ्रू आपकी बॉडी कर रही है, वो सब चीजों का आपको एक सिनेरियो देखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी दे दिया था इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स का, वॉलेंट्री मूवमेंट का, जिसमें आपका सर्काडियन आपको याद रखना है बेटा। ये हंगर, थर्स्ट, आपके डेली रूटीन की जो भी चीज आप फील कर रहे हो, जो भी चीज आ रही है, सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, इन सभी चीजों का जो कंट्रोल्स है, इन सब का कंट्रोल किसके पास है? सीएनएस के पास है। ठीक है, फिर हमारे सेंसरी, विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, मेमोरी में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट, इन सब की भी प्रोसेसिंग सीएनएस कर रहा है। ठीक है, फिर ये कुछ फैक्ट थे, सबने नोट डाउन किए होंगे, इम्पोर्टेंट है। ब्रेन रिसेप्टर वाला पूछे जाने का बहुत चांस नहीं है कि अभी तुम लोगों के लेवल पे पूछे, लेकिन यू शुड नो। अब बात आती है इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन की, तो पहले हम तुम्हें एक ब्रॉडर पॉइंट से बता देते हैं कि जो ब्रेन है ये डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आ जाता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जब थ्री पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो इसको, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन आप देख रहे थे कि ये ब्रेन जो डेवलपमेंट हुआ, आप मुझे फटाफट बताओ कौन सा पोर्शन इसमें इवॉल्व होके हमें इतना इंटेलिजेंट बना दिया, ह्यूमन को सेपरेट किया। और मैमल्स, ह्यूमंस, ये बहुत इंटेलिजेंसी लेवल इनकी हायर हो गई ड्यू टू विच पोर्शन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। किस रीजन के इवॉल्व होने से? मेजर इंटेलिजेंसी में रोल प्ले कर रहा है कौन सा? फोर ब्रेन। वेरी गुड, क्लियर। तो इसी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे आज थोड़ा सा। और ब्रेन के अंदर जाने के पहले अभी हमें वापस से बोन वाले स्केलेटल सिस्टम में जाते हैं। ब्रेन है कहाँ? तो ब्रेन हमारे क्रैनियम बॉक्स के अंदर, हमारे स्कल के अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। स्कल के अंदर भी क्रैनियम वाले पोर्शन में ब्रेन प्रेजेंट है। क्लियर? तो जैसे जैसे आपका क्रेनियल की बोन थी उसके अकॉर्डिंग यू कैन सी यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर आप ये वाली इमेज देखो, दिस वन, ये वाले, ठीक है, ये कुछ आपको रियल रियल इमेज की तरह दिख रही है। वहां पे आपको ब्लड की सप्लाई दिख रही है, वहां पे मेजर ग्रुप्स को ब्लू कलर से डिवाइड किया गया है, जिससे आप जोन को सेपरेट कर रहे हो। जिसके ऊपर आपने बोनी पार्ट में आप सूचर्स देखते हो, इंटरनल पोर्शन में वो जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पूरा कन्वोलेटेड ट्यूब्स दिख रहा है। यही मैंने बोला, इसके 2% नॉलेज है अपन को, अभी तक हमें पता भी नहीं है कि इसके अंदर कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सर्किट किधर से किधर घूम रही है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज स्टिल नहीं है। ओके, तो ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके मेजर्स पोर्शन दिख रहे हैं जो ब्लू कलर से है, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में इन सब चीजों को पहचानना, सेपरेट करना। जब आप ऑर्गन देखोगे तो ब्रेन, ब्रेन का जब आप देखोगे तो आपको ये सारे पोर्शन और बीच से इसका कट करके जो एक स्टार्टिंग में मैंने स्लाइड दिखाई थी, उस तरीके की चीजें आपको समहाउ वहां पे दिखेंगी। ठीक है, तो जो फ्रंट के साइड में है, फ्रंटल बोन के नीचे, दैट इज फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये मेजर आपको रीजन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा जाएंगे तो एकदम थोड़ा सा अटेंटिव होके सिर्फ आप स्लाइड्स को देखो, सब क्लियर होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ब्रेन को फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम।
तो अगर आपको जैसे इस इमेज में लिखा हुआ है ना ब्रेन स्टेम, इट मीन्स कि इट इंक्लूडेड बोथ मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, और इसके अलावा पूरा पोर्शन आपका क्या हो गया, फ्रंटल वाला, ठीक है, सॉरी फ्रंटल नहीं, फोर ब्रेन। तो मेन जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है, मेन जो प्रोसेसेस होता है, जो सेंसरी रिएक्शंस जा रहे हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं, उन सभी में मेन जो इम्पोर्टेंट रोल, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, जो आपका परफॉर्मेंस है, जो आपका लॉजिक रीजनिंग है, जो आपकी कोई भी हॉबी से रिलेटेड, आप सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, ये सब से रिलेटेड जो पोर्शन है दैट इज द फोर ब्रेन। क्लियर, वो सब कहाँ है, फोर ब्रेन में। तो अब आपको एक ये इमेज दिख रही है जहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, इसको आपको टाइम देख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको पढ़ाई लिखाई में इसमें डेप्थ में जाना है। तो अभी आप जस्ट यहाँ पे ये आपसे कुछ इसमें से सेलेक्टेड जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो आपसे पूछे जाते हैं, और कुछ आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीजें, ये जो चीजें लिखी हैं, ये आप कभी ना कभी सभी लोग इसको परफॉर्म करते हैं। जिसमें आपको याद करने वाला मैंने पहले भी मार्क किया था कि सेरेबेलम ध्यान में रखना है, ब्रेन स्टेम ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा का कई बार पढ़ा कि वो कई सारे वहां पे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका कार्डियक कंट्रोल, ये सारी चीजों के जो सेंटर है वो वहां पे प्रेजेंट है। ओके बेटा, क्लियर। ऑक्सीपिटल भी आपको नेम से ही याद रहता है, दैट्स वाई बहुत टफ नहीं है वो। ऑक्सीपिटल बोन के नीचे ऑक्सीपिटल लोब है, जो कि विजुअल रिसेप्शन एरिया, विजुअल इंटरप्रिटेशन कर रहा है, एंड रीडिंग परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन, जो भी आप देख के ही रीड कर रहे हो ना, तो उन सब चीजों में रोल प्ले करेगा, तब आपका ब्रेन का ये पार्ट एक्टिव होता है, आप यहाँ से काम ले रहे होते हैं। ओके, क्लियर है। कितने लोगों ने इसको पढ़ा था, कितने लोगों ने इसको देखा, अभी तक नहीं देखा है स्क्रीनशॉट ले लेना, और आज देख लेना, हो सकता है टेस्ट में बिजी रहे हो तो नहीं देखा, बट अटेंटिव होके थोड़ा सा देखना। अब ये पूछा जाता है मोटर एरिया, ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट होगा, सेंसरी एरिया फोर ब्रेन का पार्ट है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल यहाँ से, वॉलेंट्री कंट्रोल मोटर एरिया से, जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं रिसीव होके प्रोसेस हो रहा है, मोटर न्यूरॉन्स उसमें रिस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसे सिग्नल्स है जो कि आपके वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री से रिलेटेड नहीं है, उसमें अदर पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे जस्ट आप कुछ सोच रहे हो, तो उसमें तो कोई सिग्नल नहीं रिसीव कर रहे हो ना, आपने कुछ सोचा तो उस टाइम कोई सिग्नल नहीं रिसीव हुआ। फ्रंटल लोब, देखो अपने को ध्यान से सुनो, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स मोटर एरिया से हो रहा है, ये एरिया है, क्लियर। सेंसरी एरिया डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई को सेंसेशनल, उसका जो सेंस है, एदर ये वो कोई केमिकल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, जिस भी तरीके का वहां पे सेंसरी सिग्नल जा रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है फोर ब्रेन का सेंसरी एरिया। फ्रंटल लोब, जब आप मूवमेंट करते हो तो आप उसमें यूज कर रहे हो, फ्रंटल लोब को यूज कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे कोई सेंसरी नहीं जा रहा है, आप खुद मूव करा रहे हो, ठीक है, मूव कर रहे हो, तो विदाउट एनी स्टिमुलस भी आप कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो ना बेटा, तो वो सभी भी कहाँ है, मेनली उनका फोर ब्रेन में ही रीजन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रंटल लोब, कंसंट्रेटिंग, थिंकिंग, बिहेवियरल, पर्सनालिटी, मूड, ये सारा जो आपका बैलेंस रहता है, जो स्विंग होता है, जो चेंजेस होते हैं, वो भी उसमें भी फ्रंटल बोन के नीचे फ्रंटल लोब वाला हिस्सा ब्रेन का इन्वॉल्व है। एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ब्रोकास एरिया, और इससे ही रिलेटेड ये है वर्निक एरिया, अभी इनको अलग से भी देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि आप एक, जो मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने में जो कंट्रोल है, जो मेरी आवाज निकल रही है, जो मेरा वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज ऑल कंट्रोल बाय द ब्रोकास एरिया। जस्ट मेरी वॉइस चली जाए, मेरी आवाज जाए, और फिर मैं जब इशारों से समझाऊंगी, तो वो मेरा कैसा है, जैसे आप समझो कि मैं बोल नहीं सकती, उसके बाद वो चीजें चल रही हैं, मैं बता रही हूँ किसी, या तुम लोग वो गेम एक आता ना यार, कौन सा है, डम से राज, ठीक है, मूवी का नाम दिया तो एक्टिंग करके समझा रहे हो, उस वक्त वो क्या है, वो एक तरीके से लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का मैटर चल रहा है, उसमें आपकी बोलने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन आप वो क्या बोल रहा है बंदा, वो आप इशारों से समझ रहे हो। तो वर्निक एरिया और ब्रोकाज एरिया दे आर रिलेटेड, बट दे आर वेरी डिफरेंट, ये क्वेश्चन में पूछते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना।
ठीक है, जब कोई बोल के आपको समझा रहा है तो ब्रोकॉज एरिया से उसकी स्पीच कंट्रोल हुई। जब उसने कंप्रेहेंसिव दिया है आपको कुछ और आप भी उसको सेंस कर रहे हो और वो भी दे रहा है, देन इट वो बंदा वर्निक एरिया को यूज कर रहा है, और आप जो आपका एरिया जो समझ रहा है वो भी वर्निक एरिया से समझ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना, अभी आएंगे इस पे नोट्स भी देंगे। टेम्पोरल लोब आपका किस में वर्क कर रहा है? देखो, हियरिंग, जो आप सुन रहे हो, बोलना एक अलग हो गया, हियरिंग अलग हो गया। मैं बोल रही हूँ लेकिन आप सुन रहे हो, तब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। तो हियरिंग में टेम्पोरल लोब। अब ये ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं, बेसिक से हैं और ट्रिकी। लैंग्वेज, टेम्पोरल लोब, ठीक है, आप किस लैंग्वेज में आप ट्रेन हो रहे हो, क्या लैंग्वेज आपको आती है, दैट इज डिसाइडेड एंड सेव जो कंट्रोल्ड बाय द टेम्पोरल लोब। मेमोरी, कोई याददाश्त, कुछ चीज आपको जो याद है, सारी चीजें वो कहाँ जा रही है, वो भी टेम्पोरल लोब के मेमोरीज वाले एरिया में जा रही है। तो मतलब ये आपका टेम्पोरल लोब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ब्रेन स्टेम, कॉन्सियसनेस, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, इनको तो आपने देखा ही हुआ है। सेरेबेलम, सेरेबेलम इंपॉर्टेंट है, पोस्चर, बैलेंस, आप खड़े हो रहे हो तो आपका बैलेंस बॉडी का कैसे मेंटेन हो रहा है, क्या आपका पोजीशन हिल रहा है, क्या आप सही से खड़े हो सकते हो, कहीं आप शेकिंग तो नहीं हो रही है बॉडी में, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, जब एक पैर आगे रखना है तब एक ही पैर सही से आप कर रख पा रहे हो, पीछे वाला पैर कहीं लुढ़क तो नहीं रहा है, इस तरीके से मतलब एक बंदा पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में सीधे चल रहा है, दैट इज ब्रेन कंट्रोल है। उसमें पैर रोल नहीं प्ले कर रहा है, उसमें पैर का रोल अपनी जगह है, नहीं प्ले कर रहा है, नहीं, मतलब ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। तो किसी के अगर इस तरीके के पोस्चर नहीं ठीक है, वो सीधा नहीं चल सकता है, तो पैर में प्रॉब्लम हो ऐसा जरूरी नहीं है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि उसका सेरेबेलम वाला पोर्शन एक्टिव नहीं है सही से। और इस केस में ध्यान रखना, सेरेबेलम में डिफेक्ट होना ये कभी नहीं डिसाइड करता कि वो बंदा मंद बुद्धि का होगा या उसका आईक्यू लेवल लो होगा, क्योंकि ये सब देखो, तुम यहाँ पे फोकस करना, ये सब इधर है। बहुत सारे तुमने ऐसे कुछ मोटिवेशनल चीजें देखी होंगी जिसमें किसी के लिम्स प्रॉपर वर्किंग नहीं है, कोई डिसेबल्ड है, अलग तरीके का है, लेकिन उनके फंक्शंस तो माइंड ब्लोइंग है। क्लियर? क्लियर? उनका टैलेंट, उनका इंटेलिजेंस, ये सब एक डिफरेंट लेवल का है, क्योंकि सेरेबेलम का उसमें कोई रोल नहीं है। आ रही बात समझ में? तो वर्निक एरिया बताया, ऑक्सीपिटल हो गया। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब सेंसेशन, लैंग्वेज, परसेप्शन, बॉडी अवेयरनेस, अटेंशन। अब यहाँ पे बहुत सी चीज, जैसे ये लैंग्वेज वाला पोर्शन देखो, ये कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, टेम्पोरल रोल भी है एंड पैराइटल लोब भी इसमें इन्वॉल्व है। परसेप्शन में पैराइटल लोब भी है, ऑक्सीपिटल लोब भी है। तो जस्ट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, और आपको इसको दोनों ही इमेज जो है इनको बहुत आराम से देखना है, और उसके बाद थ्योरी में जहां जहां जो चीज दिया हुआ है उसको आपने मार्क करके रखना। इज इट क्लियर? डिसेबल से मैं ध्यान जा रहा था, वो एक साइंटिस्ट है ना, स्टीफन हॉकिंग, जिनका अभी रिसेंट में ही डेथ हुई थी। वो साइंटिस्ट का अगर तुमने थोड़ा भी देखा हो तो वो पूरी लाइफ, वो उनका जब डिटोरिएट हुआ था तो वो पूरा जो साइंटिस्ट वाला एरा है वो उनकी व्हीलचेयर पे ही है, और पूरा उनका डेवलपमेंट भी नहीं है, बॉडी का भी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन सारे प्राइज उनके लिस्ट में आते हैं। तुम सुने होगे उनके बारे में, नहीं सुना है तो थोड़ा सा आज गूगल करना, नाम मैं लिख देती हूँ।
10th में उनका चैप्टर था मैम, इंग्लिश बुक में ही उनका चैप्टर, हाँ बेटा पढ़ाया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है, वो एक बहुत मेजर वो है, मोटिवेशनल है। डिसेबिलिटी किसी चीज को रोक नहीं सकती, जिस चीज का डिसेबल है वही चीज रोक सकती है, आपको ग्रो करने से या किसी चीज से नहीं रोक सकता, उसका वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चलो अब देखो ब्रेन वाले केस में ना, ब्रेन को पढ़ने में ब्रेन भी घूम जाता है बेटा। तो ये वाली जो इमेज दिख रही है ना आपको, ये इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ब्लरी दिख रही होगी, लेकिन आप यहाँ पे फोकस करके देखो और अगेन इसको भी टाइम दो, तो आप लेटरल व्यू, डोर्सल व्यू, फिर कट करके उसका व्यू, फिर अंदर वेंट्रल रूट, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट इसमें व्यूज दिखाए गए हैं, और वहां से रिलेटेड ये चीजें रहती हैं कि ये किस तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो रही हैं जब हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम बताएंगे तो हम तुम्हें कहीं फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस बता रहे हैं, कहीं थैलेमस बता रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि थैलेमस हाइपोथैलेमस वाला रीजन क्या होगा, पॉन्स मेडुला कहाँ पे रीजन है, और वहां पे, हाँ 2018 में डेथ हुई थी, तो वहां पे वो किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड कर रहे हैं, तो ये भी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट से आज देख लेना थोड़ा इसको, क्लियर। यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है और अंदर कोई लेबलिंग नहीं है, ताकि आप एरिया को, कलर को अच्छे से समझो, और फिर उस एरिया को कलर से भी डिस्टिंग्विश किया गया है। जैसे 3 देखो, तो 3 इज डिस्टिंग्विश विद द कलर 2, यहाँ देखो येलो कलर से 3 को दिया गया। कौन गाने लगा था? ठीक है, थर्ड एरिया को यहाँ पे देखो, ये मैं मार्क कर रही हूँ, थोड़ा सा पेंटर कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, देखो मोटर फंक्शन एरिया, ठीक, और उस इमेज में भी मैंने तुम्हें मोटर एरिया यही वाला दिखाया था, तो ये यहाँ से कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, सारे वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ब्रोकाज एरिया की बात की थी, चलो ब्रोकाज एरिया को मार्क करते हैं सारे इमेज में, यहाँ पे ब्रोकाज एरिया है, क्लियर, बाकी इधर तो दिख नहीं रहा है, चलो 4 नंबर कहीं किसी इमेज में दिखाया नहीं है, तो आप इनको बड़ा इत्मीनान से, जैसे सेंसरी एरिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, 9th पे, 9th किस में शो कर रहा है, यहाँ देखो पैराइटल लोब में सेंसरी एरिया, क्लियर, यहाँ पे सेंसरी एरिया, यहाँ पे सेंसरी एरिया, ये चीज समझाना चाह रही हूँ मैं, कि कहीं छोटा सा ऐसा नहीं समझ लेना कि कोई छोटी सी कॉलम है, क्लियर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर हो जाता है, राइट हेमिस्फीयर, मतलब ब्रेन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, दो दो आधे भाग, तो वो क्या हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट, और इनका कोऑर्डिनेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ब्रेन को पढ़ने के पहले बेटा ब्रेन की चीजें तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छे से सेट होना चाहिए, और ये मैं बोलती जाऊंगी तो तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ये तभी सेट होगा जब तुम क्लियरली बहुत इत्मीनान से 1 2 3 और इनको मैच करके, उसको तुम अपर सेक्शन में भी देखो, उसको तुम लैटरल सेक्शन में भी देखो, उसको ये जो डाइसेक्ट करके दिखा रहा है, ये ब्रेन के अंदर की बात है, ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा, तो इसमें दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी देखो, क्लियर, यहाँ पे भी देखो, और फिर ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन को ये कट करके दिखा रहा है, तो इसमें भी देखो, और इसको तुमको टाइम देना पड़ेगा, तो आज का ये टास्क रखना जरा, ये सारी इमेजेस एकदम अच्छे से ध्यान से देखना। अब थोड़ी सी थ्योरी और क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रल सल्कस, सल्कस, पहले तो सल्कस और गायरस 2 टर्म होते हैं, जो भी ये तुम्हें कन्वोलेटेड दिख रहा है ना, किस तरीके से कि फोल्ड बना हुआ है, फोल्ड बना है, इसी फोल्ड को जितना क्लोज ले आओ, तो वो फोल्डिंग आपको इस तरीके से पूरा एक सर्किट की तरह ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर दिखता है। अब जब भी तुम कहीं पे भी फोल्ड बनाओ, तुम सिंपल वो पेपर से फैन बनाए होगे तो भी तुमने देखा होगा, उसमें तुम फोल्ड कर रहे हो अपर, रिबन का कोई स्ट्रक्चर बनाया होगा, कभी फ्लावर बनाया होगा रिबन से, तो भी आप वहां पे फोल्ड करते हो और फिर एक थ्रेड को आप खींच देते हो और ऊपर वाला स्ट्रक्चर पूरा एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फोल्ड बनाओगे तो एक उसका उभार होगा, एक रिज होगा, एक अपर पोर्शन होगा और एक डेप्थ होगा, सेम एज लाइक जब विलाई मैंने पढ़ाया था तो भी चीज ये बताई थी। तो यहाँ ब्रेन के केस में जो डेप्थ होता है उसको बोलते हैं सल्कस,
ठीक है। अब ये सब जगह है, ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, एवरीवेयर। लेकिन एक सर्कस ऐसा जो मेजर स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत हम उसको देख के डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ ये फोर ब्रेन का सेंट्रल पार्ट हो सकता है। क्लियर। तो नीचे वाला पोर्शन सिंपल, आप एक इमेज ऐसे बनाओ, ये हो गया सल्कस एंड दिस वन इज गायरस। इज इट क्लियर? अभी बात करेंगे इसको, फोर ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पे भी अभी समझने के लिए कि सेंट्रल सर्कस क्या है। तो इसी तरीके की जो डेप्थ है उससे एक लाइन, एक पूरा ग्रूव बन रहा है। जैसे जस्ट सपोज इधर कोई नदी, बड़ी नदी थी और उस बड़ी नदी से एक छोटी सी नहर निकल रही है या छोटी नदी निकल रही है, तो आपको वो जगह एक लोकेशन की तरह दिखेगी, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखेगा। तो दैट इज सेंट्रल सर्कस। क्लियर है? ठीक है। इस इमेज में देखो, ये है। इस इमेज में देखो, ये है। ठीक है। एक सर्कस और पूछा जाता है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। अब नेम ही इसका बता रहा है बेटा, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में ये ग्रूव होगा। ओके। फिर एक आपका टेम्पोरल साइड में आता है, उसको बोलते हैं लैटरल सर्कस। यहाँ पे होता है, दैट इज द, यहाँ लेबल देखिए, देखो लैटरल सर्कस। तो मतलब मेजर ग्रूव जिसको देख के आपको लग रहा है हाँ यहाँ से ब्रेन को, अब इसको तोड़ तो सकते नहीं है ना, ये ब्रेन है, सब आपस में गुथा हुआ है एक तरीके से। क्लियर। लेकिन हम फिर भी कुछ मेजर ग्रूव्स ऐसे हैं, कुछ धसे हुए पोर्शन ऐसे हैं जिससे वी कैन डिवाइड कि ये एक रीजन हो गया, ये एक रीजन हो गया, ये एक रीजन हो गया। अब आपको समझने के लिए तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी इमेज दिखा दिया, कलरफुल, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट समझ रहे हो। लेकिन जब आपके हाथ में ब्रेन आएगा तो आपको इन ग्रुप्स को देख के पहचानना होगा, न कि आप, ये कलरफुल ब्रेन तो है नहीं अंदर, तो आप उससे पहचानोगे नहीं ना। तो आपको किस चीज पे फोकस करना है? सल्कस पे। इज इट क्लियर? पूछेगा सल्कस तो एकदम अच्छे से फोकस होके कि क्या सल्कस होता है, क्वेश्चन आता है सल्कस से। तो सेंट्रल सल्कस सबसे मेजर ग्रुप होगा, जो सेंट्रल फोर ब्रेन के सेंट्रल पार्ट से दिखेगा आपको जाते हुए। अब अगेन जब हम लेफ्ट स्फीयर राइट स्फीयर बोल रहे हैं, तो ये सल्कस इस साइड भी होगा, ये सल्कस उस साइड भी होगा, लैटरली होगा। तो लैटरल सर्कस जो फ्रंटल और टेम्पोरल बोन के बीच में होगा, देखो यहाँ पे, मैं वही बोल रही हूँ, इसको मैं बहुत पढ़ा के नहीं समझा सकते, तुम इस पे टाइम दोगे तभी ये सारी चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी। फ्रंटल हो गया ये, एंड ये हो गया आपका टेम्पोरल। समझ रहे हो बच्चा? ठीक है। अब एक वर्ड आता है प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये सब पेन चलनी चाहिए, तुम लोग नोट कर लो। प्री सेंट्रल गायरस मतलब सेंट्रल सल्कस के, सल्कस हो गया ग्रूव, तो उसके पहले का उभार, दैट इज प्री सेंट्रल गायरस। सल्कस हो गया ग्रूव, इस सल्कस के बाद का उभार, दैट इज पोस्ट गायरस। इज इट क्लियर? सेंट्रल है तो मतलब सेंट्रल के पास होगा, प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस। एक एक चीज जो धीरे धीरे एकदम बता रही हूँ बेटा, धीरे धीरे ब्रेन में बैठा लो। ब्रेन ब्रेन पढ़ाना वैसे देखो ऑनलाइन तो हो नहीं पाता है। अब इस इन हर चीज पे मेरे को 2-2 मिनट रुकना चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहले मैंने क्या बताया? लोब्स बताया, फिर मैंने क्या बताया, इसमें कन्वोलेटेड पार्ट दिख रहा है आपको, गुथा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, खूब सारे धागे ऊन जैसे एकदम स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। देन हम पार्ट में पहले तो फोर ब्रेन में आ गए। क्लियर। फोर ब्रेन में अभी अभी हम फोर ब्रेन ऐसे डिवाइड नहीं कर दिए, लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी कि जो मेजर पोर्शन है दैट इज फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन वाले पोर्शन में हमने देखा कि यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो या तो धसी हुई है या तो उभरी हुई है। तो धसी हुए को हमने सल्कस कह दिया, उभरे हुए को हमने गायरस कह दिया। अब कुछ ऐसे मेजर सल्कस प्रेजेंट हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क बना रहे, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ब्रेन का ये वाला पोर्शन इसके आगे ये है, इसके आगे ये है। क्लियर। उसी पोर्शन में हमने सबसे पहले फोकस किया सेंट्रल सर्कस पे। इट इंडिकेट कर रहा है उसका नाम कि एक तो ये ग्रूव होगा, दूसरा ये सेंटर पोजीशन में है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन में। चलो अभी उसकी भी बात नहीं करते, सेंट्रल पोजीशन में जो हमको एक ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा वहां पे। ओके बच्चा।
फिर उस पोर्शन में हमने बात की और कुछ इंपॉर्टेंट सर्कल्स, जिसमें आ गया आपका पेराइटो ऑक्सीपिटल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में, एंड एक हमने बात की लैटरल और फ्रंटल के बीच में, लैटरल एंड फ्रंटल के बीच में लैटरल सर्कस की। क्लियर है? उसके बाद हम बोल रहे हैं कि प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस, मतलब सेंट्रल सर्कस के दोनों तरफ का जो उभार है, सर्कस इस ग्रुप अंदर धसा हुआ है। कोई चीज अंदर तभी धसेगी जब उसके नियर बाई कोई चीज उठी होगी। एक हिल, दो हिल के बीच में अगर आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे खाई प्रेजेंट है, तो पहले ये दो दो हिल उठे होने चाहिए, दो पहाड़ होंगे तब भी खाई होगी। तो एकदम गलती नहीं होनी चाहिए। ये पोर्शन हो गया आपका गायरस। कितनों को समझ में आ गया, कितनों को प्रॉब्लम हो रही है? आज का लेक्चर थोड़ा हैवी जाएगा बच्चे, एकदम अटेंटिव होके समझो। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन समझ के निकलना आज। बस एक ही बच्ची है जो हमारे क्लास में रिस्पॉन्स करे हैं, बाकी सबको क्लियर है एकदम? कश्मीरा बेटा आपको समझ में आ रहा है? केतकी, निनाद, पार्थ, यश, समझ में आया? थोड़ा टफ जा रहा है क्योंकि पृथ्वी तुमने क्लास नहीं अटेंड की है, बट इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। बहुत थोड़ा कंटेंट आज दूंगी, लेकिन एकदम पहले स्ट्रक्चर को समझ लो, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे ये सब चीजें किसी ने ना समझाई थी ना समझ में आई थी, तो रटने वाली बात हो जाती है पूरा। फ्रंटल लोब क्या होता है, ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है, किसका क्या फंक्शन है। आप जब तक खुद इसको टाइम नहीं दोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, हम तुम्हें ले गए इमेज देखने के चक्कर, इमेज के से हम लोग पहले ही ब्रेन के अंदर घुस गए, लेकिन यू नो कि क्रेनियम बॉक्स जो है उसके और ब्रेन के बीच में कुछ तो होगा, ठीक है? क्रेनियम बॉक्स जो हमारा बोन बॉक्स है, एक तिजोरी की तरह है, ठीक है? तिजोरी के अंदर हमने बहुत कीमती चीज रख दी है, और सबसे कीमती चीज ब्रेन में, चाहे जितना कह लो कि सारे ऑर्गन काम करते हैं या सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर ब्रेन नहीं होगा तो क्या करेगा? जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, जो हमें ह्यूमन बनाया है, जो हम अदर एनिमल से डिफरेंट हुए हैं, वो तो हमारा ब्रेन ही है। तो इसको हमने कहाँ रख दिया? तिजोरी में। वो तिजोरी हमारी क्या हो गई? क्रेनियम, ठीक है, जिसको हम क्रेनियम बॉक्स बोल रहे हैं, क्रेनियम वॉल्ट बोल रहे हैं। मतलब एक पूरा खांचा जिसके अंदर कोई चीज फिट है। तो अंदर जो टिश्यू वाला पोर्शन है वो ब्रेन हो गया। नाउ फोकस करना ये पोर्शन, इसको 3 स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, क्योंकि ये ब्रेन और क्रेनियम के बीच की बात कर रहा है, लेयर की बात कर रहा है। जैसे लंग्स में पढ़ा ना, प्लूरल कैप मेम्ब्रेन, फिर आपने रेनल कैप्सूल देखा, हर जगह आप देख रहे हो कि जो भी ऑर्गन आप पढ़ते हो उसकी कोई लेयर है, ठीक? और ब्रेन की लेयर ऐसे नॉर्मल लेयर नहीं, वो बहुत एक क्या है ना कि बाउंड्री की तरह है, और वहां पे पूरा सब चीज चेक होगा, एंड देन ब्रेन तो ऑक्सीजन भी चेक करके लेता है बेटा, समझ में आ रहा है? तो उसको बहुत मटेरियल, ऐसा नहीं कि तुमने कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन लिया है और उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे भी जाके हो जाएगा। तो ब्रेन तक ब्लड से क्या लेना है, वो ब्रेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको पूरा वहां पे चेक करने के लिए न्यूरोग्लियल सेल बैठी हुई है, सारा सिस्टम है। तो इसलिए आपको ये लेयर्स और अरेंजमेंट अच्छे से फोकस होके समझना होगा, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मार्क भी करना स्टार्ट करो। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। स्कल बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि फेशियल बॉक्स, सॉरी, फेशियल स्केलेटन एंड क्रेनियम बॉक्स दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अभी लास्ट चैप्टर में आपने कवर किया है ये बात। इनसाइड द स्कल, अब ध्यान से, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनाइंजेस। मेनाइंजेस मीन्स ब्रेन की कवरिंग लेयर, क्रेनियम के बाद। समझ में आ रहा है? जैसे हम कोई गिफ्ट रैप कर रहे हैं, तो उस गिफ्ट, वो थोड़ा सा फ्रेजाइल चीज है, ठीक है, कोई कांच की चीज है,
तो पहले हमने उसको वो जो एयर वाला आता है ना, बबल वाला, उससे रैप कर दिया, देन हम उसको एक बॉक्स में डाल रहे हैं, उसके बाद हम उसको ट्रेवल करा रहे हैं। तो उसी तरीके से ब्रेन के बाहर क्या हो गई, क्रैनियल मेनाइंजिस है, मेनाइंजिस के बाहर कहीं पे जाके एक आपकी क्रैनियम बॉक्स होगा, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड। अब ये देखो मेनाइंजिस को डिवाइड कर रहा है, जैसे अपन लेयर को डिवाइड करते हैं ना कि प्लूरल मेम्ब्रेन में, प्लूरल लेयर में क्या प्रेजेंट है, किधर की साइड कौन क्या फेस कर रहा है, कौन रिब्स की तरफ है, कौन लंग्स की तरफ है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देखा था, सेम वे में बेटा यहाँ पे अप्लाई कर लो। कोई स्ट्रक्चर है, उसकी आउटर बाउंड्री होगी, उसकी मिडिल होगी तो होगी, उसकी इनर बाउंड्री होगी। तो इनर बाउंड्री आपकी किधर हो जाएगी, ब्रेन टिश्यू की तरफ, आउटर बाउंड्री किधर चली जाएगी, स्कल की तरफ। क्लियर है? ओके। तो कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर, यहां से मार्क करो, ड्यूरा मैटर, ये लेयर का नाम है, ड्यूरा मैटर। अ वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड एरेक्नॉइड। डायरेक्ट पूछा जाता है, एरेक्नॉइड इज रिलेटेड टू, ठीक है, एंड एन इनर लेयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, मार्क करो इसको, कॉल्ड पिया मैटर। तो क्या बना आपका, ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पिया। ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, पिया मैटर, डैप। ओके, क्लियर है? ये आपको लेयर के बारे में दिया हुआ है। अभी पहले इसकी डिटेल देखते हैं, फिर पार्ट में आएंगे जो मैं आगे पढ़ना है। फिर अब चलते हैं एनसीईआरटी से बाहर, इसको जरा समझने के लिए। ठीक, एक मिनट बेटा। ये वाले इमेज से, ये वाली इमेज से स्टार्ट करते हैं, जस्ट लेयर को समझ के फिर उस इमेज को देखते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, एकदम अटेंटिव। ये क्या है, ये सर के बाल है, ठीक, ये सर के बाल है। सर के बाल के नीचे क्या होता है, सबको पता है, स्किन है, जिसको आप स्कैल्प बोलते हो। स्कैल्प की स्किन लेयर हो गई, मतलब डर्मिस लेयर हो गई आपकी। ठीक है बेटा, अब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो लेयर स्टार्ट होती है दैट इज पेरीओस्टियम। उसके बाद जो एक लेयर होगी वो होगी पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम के नीचे कहीं पे आपका स्केल, स्कल, एकदम अटेंटिव वे में, स्किन ऑफ स्कैल्प, उसके बाद हेयर, उसको छोड़ दो। स्किन से स्टार्ट किया, स्किन के नीचे एक लेयर है दैट इज पेरियोस्टोमियम। पेरियोस्टोमियम के स्टियम के नीचे क्या है, बोन आ गया, बोन जिसको आप स्कल बोन बोल रहे थे, क्रैनियल बोन बोलोगे, वो हो गई। नाउ यहाँ से फोकस करना एकदम अच्छे से, ठीक है। अब क्या आने वाला है, ड्यूरा मैटर, देन एरेक्नॉइड, देन पिया मैटर। तो सिर्फ ये ड्यूरा, एरेक्नॉइड, पिया देने से काम नहीं होगा एनसीईआरटी का, इसके भी डिटेल में आपको जाना है। ड्यूरा मैटर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। वन इज पेरियोस्टियल लेयर एंड सेकेंड वन इज मेनिंजियल लेयर। मेनिंजाइटिस, इन्हीं एरिया में, मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। हाँ ठीक है बेटा, ऑफलाइन कवर करके अपडेट कर देना मुझे। चलो, पेरियोस्टियल लेयर, मेनिंजियल लेयर, ये दोनों मिलके क्या बना दी, ड्यूरा मैटर। अब सब ड्यूरल स्पेस, मतलब ड्यूरा मैटर के बाद का स्पेस है कोई, ठीक, तो सब ड्यूरल स्पेस भी इसका पार्ट हुआ ना बेटा, दैट इज द पोटेंशियल स्पेस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल स्पेस। एक आएगा सब एरेक्नॉइड स्पेस, तो सब ड्यूरल ड्यूरल स्पेस के बाद क्या आया, एरेक्नॉइड मैटर। पहले ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही थी। ड्यूरा मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो लेयर में डिवाइड कर दिया, पेरियोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर के नीचे आ गया सब ड्यूरल स्पेस, एक स्पेस है जहाँ पे लिक्विड वगैरह हो सकता है, वो स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल स्पेस, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। फॉलोड बाय द एरेक्नॉइड मैटर, क्लियर। देन सब एरेक, फिर से एक स्पेस आ रहा है, देखो यहाँ, ये है सब एरेक्नॉइड स्पेस। एंड देन आपका एरेक्नॉइड, ये एरेक्नॉइड के पार्ट ही चल रहे हैं, इसमें जो ये आपको लैमेली जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ट्रेबेकुले जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं,
उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड ट्रेबेकुले। ये सब लेवल आपको निकालना है थ्योरी में। ओके, नाउ एरेक्नॉइड ट्रेबेकुले से अब जो सटी हुई लेयर होगी वो होगी पिया मैटर, थिन लेयर होगी, और ये डायरेक्ट किसको फेस कर रही है? आ गया आपका ब्रेन, क्योंकि जो जहाँ की ये लेयर है वहां से आपने किसको स्टार्ट कर दिया, वहां आएगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फोर ब्रेन वाला हिस्सा। इज इट क्लियर? अब व्हाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है, उस पर बाद में बात। इतना समझ में आया? ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा टफ है लेकिन ये आपको याद रखना है और आपको समझना ही समझना है ना। फिर से देखो, अब हम इसको फिर से बोल रहे हैं, पेरिस्ट्रियल लेयर को एंडोस्ट्रियल भी बोलते हैं। क्लियर? अब ये टूवर्ड्स द आपका ये हो गया क्रेनियम, स्कल। स्कल से यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है आपको लेयर को, सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन को यहाँ से लिया गया, ये पोर्शन ब्रेन का, और यहाँ से कट किया गया, इस पोर्शन को इनलार्ज किया, तो हम इसके बाहर की तरफ टूवर्ड्स द स्कल हमें क्या दिखा? ड्यूरा मैटर। टुवर्ड्स द ब्रेन हमें क्या दिखेगा, टिश्यू क्या दिखेगा हमें? पिया मैटर। इन बिटवीन क्या है? एरेक्नॉइड। अब वो इमेज था समझने के लिए, ये इमेज है, नोट डाउन करके पूरा कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड एरेक्नॉइड। ये आज का होमवर्क है, आप इसको लिख के इसका चार्ट बना लो, इसको सेंड करो मेरे को। एक मतलब फ्लो चार्ट भी नहीं बनाओ तो भी एक लाइन बाय लाइन इनके टाइप्स और लेयर लिख के ये सेंड कर देना। 3 layers of the cranial meninges covering brain की the dura mater, arachnoid and pia mater. Okay, clear है? ड्यूरा मैटर, एंडोस्टियल, ड्यूरल साइनस जो बीच की आपको स्पेस दिख रही है, कैविटी दिखेगी, लिक्विड रहेगा, एंड देन ड्यूरा मैटर मेनेंजियल लेयर। इसके बाद आपका सब ड्यूरल जो स्पेस आ जाएगा वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप एरेक्नॉइड में देखो, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होता है वो बीच में आता है। एरेक्नॉइड ट्रेबेकुले ट्यूबुलर फॉर्म दिख रहा है, और एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, ये ज्यादा एक्यूरेट है, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेयर के फॉर्म में आएगी। ओके, और उसके बीच में जो स्पेस, जो कैविटी बन रही है, उसी को बोल रहे हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। एमबीबीएस में इन सब के फंक्शन, इन सब के रोल, इन सब का कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप इतना शॉर्ट में जानो कि ये सब पूरा प्रोटेक्शन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो वहां पे इनलार्ज करके एरेक्नॉइड का दिखाया गया ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये वाला पोर्शन, तो दोनों इमेज को मिला के अपनी एक नोट्स बना लेना। क्लियर है? इतना हो गया? ओके, नाउ हम कह रहे हैं कि जो ब्रेन है उसको डिवाइड कर दिया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। और ये आपका एनसीईआरटी का इमेज है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, आया हुआ है पीवाईक्यूज में भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो, फोकस करो, तो ये है फोर ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, ये है हिंड ब्रेन। क्लियर? हिंड ब्रेन टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड होगा, इन दोनों को ही मिला के क्या बोलते हैं? अब ये देखो एनसीईआरटी की इमेज है, थोड़ा सा यहाँ पे पेंसिल रन कर लो, अपनी पेंसिल चलाओ। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिला के क्या बनता है? ब्रेन स्टेम। देखो जैसे एक ट्री होता है ना, ट्री का स्टेम है, ऊपर पूरा ट्री है, तो आप इसको ऐसे ही समझो, ये ट्री है, यहाँ पे ब्रेन स्टेम, इसलिए इसको स्टेम बोल दिया गया। और ये रूट क्या हो गई? स्पाइनल कॉर्ड। तो आगे जाके ये अटैच करा रहा है, तो स्टेम जिसने ओवरलोड ले रखा है, तो ब्रेन स्टेम बोल रहे हैं, जस्ट इसको जो दिख रहा है उसकी वजह से। ओके, फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन में आपका क्या क्या आ जाता है? अब ये पोर्शन देखेंगे, इसमें आएगा सेरेब्रम, थैलेमस, और हाइपो मीन्स क्या होता है? बेलो या अपर। हाइपो का मीनिंग क्या होता है बेटा?
हाइपो मीन्स बेलो, ठीक है, हाइपर मीन्स अबव, एपी मीन्स ऊपर। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे, इसका लेबल देने में साइंटिस्ट ने कुछ दिक्कत नहीं की, सिंपल थैलेमस, थैलेमस के नीचे वाला स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन में आपका आ गया 1 2 एंड 3, और इसको जोड़ने वाला पोर्शन आ जाता है आपका कॉर्पस कोलेसम, ठीक। फिर आपका जो कार्पस कोलेशम है, जो स्ट्रक्चर्स है ब्रेन का, जो डिवाइड कर देता है दो पोर्शन में, दैट इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। देखेंगे अब वो दूसरे दूसरे इमेज से, तब तुम्हें क्लियर हो। यहाँ पे जो इस इमेज में दिख रहा है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो सेरेब्रम फोरब्रेन का पार्ट, जो आपको कन्वोलेटेड पार्ट दिख रहा है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जब बोलते हो आप, तब भी आप इसी की बात करते हो। कॉर्टेक्स मतलब पेरीफेरी, पता है तुम लोगों को, ठीक है। तो आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब सेरेब्रम का पेरीफेरी। फिर आप कार्पस कैलोसम, अभी बस इतना याद रखो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर जो फंक्शंस करते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में कर पाए, इसलिए लेफ्ट और राइट के बीच में कुछ नर्व्स होती हैं जो कि एक तो ट्रैवल करती है एक साइड से दूसरा साइड, वो नर्व ट्रैक्ट कहलाती है। और एक कार्पस कोलेसम जैसा कैलोसम स्ट्रक्चर होता है जो कि इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा, ताकि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर पाए, उसी को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ये नोट डाउन कर लो, अभी थ्योरी में आएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। मिड ब्रेन के एरिया में देखने को मिलेगा। अभी तुम्हें सिर्फ एक ऐसे समझो कि एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि आपका फोर ब्रेन के लास्ट वाले पोर्शन से निकल रहा है और मिड ब्रेन से होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, उसी को बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। फिर आ जाते हैं इधर वाले पोर्शन में। एनसीईआरटी की इमेज है बेटा, एकदम अटेंटिव होके सारे लेबलिंग को ध्यान से देखो। फिर हम इस पोर्शन में आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो क्या क्या हो गया आपका मिड ब्रेन, सिर्फ आप मिड ब्रेन से ही ले रहे हो, ये वाला पोर्शन आपका हाइपोथैलेमस के नीचे से स्टार्ट हो जाएगा मिड ब्रेन। एंड देन हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पार्ट पूछा जाता है, ये मिस हो जाता है, इसको मिस नहीं करना है, ये इस साइड है लेकिन है हिंड ब्रेन का। तो हिंड ब्रेन अगेन पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ये सेरेब्रम है, ये सेरेबेलम है, ठीक है। ये खुद भी अपना एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है, आर्बिट्री ट्री, बात करेंगे उस पर भी। क्लियर है बच्चा। फिर तो आपका क्या आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड। ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब जस्ट अकॉर्डिंग टू पोर्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विच अमंग देम आर द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, विच अमंग देम आर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट वेयर प्रेजेंट, ये सारे क्वेश्चन। अब ये लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ तुम्हें रॉकेट साइंस दे नहीं सकते हैं, तुम्हें ये रिपीट करना पड़ेगा और ध्यान से इसकी ब्रेन की इमेज को अपने ब्रेन में ले जाओ और फिट कर लो वहां पे। चलो अब हम फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, और जो इनका कोलैबोरेटिव है उसमें फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर की बात करेंगे। पहले एनसीईआरटी से देख लेते हैं फोर ब्रेन, फर्स्ट पोर्शन। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, पहले ही आ गया पार्ट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोले या सेरेब्रम बोले, समझना है आपको, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, ये सब टर्म जब भी पूछे जाएंगे तो इनका रिलेशन किससे होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ऐसे ही पूछा जाएगा तुम्हारे लेवल पे। तो ये सब किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के फ्रंटल पार्ट, फ्रंट मतलब फ्रंट बोन, फ्रंट ब्रेन के। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देखो, जो हम बोल रहे हैं तुम्हें फोर ब्रेन सबसे मेजर पोर्शन है, उसके बाद भी पूछता है कि ब्रेन में सबसे मेजर पार्ट क्या है, विच 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 विल बी द मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन। अब सिर्फ फोर ब्रेन याद करके जाओगे तो नहीं होगा ना, फोर ब्रेन के अगेन अंदर जाके फिर से उसके डिवीजन हो गए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्पस कैलोसम, सेरेब्रम, लुम्बिक रीजन, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे।
तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे मेन पार्ट जो सबसे कन्वोलेटेड है, दैट इज सेरेब्रम। मार्क करो एनसीईआरटी। A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which are termed as left and right cerebral hemisphere. Just जिस तरीके से लेफ्ट हार्ट का लोकेशन समझा था, लेफ्ट लंग राइट लंग, उसी तरीके से शीशे के सामने एकदम खड़े हो जाओ। जो तुम्हारा लेफ्ट है वही लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जो तुम्हारा राइट है वही राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है फिर। द हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड, दोनों हेमीस्फीयर, दोनों आधा आधा, ऐसे बंटवारा नहीं हो गया कि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोनों हेमीस्फीयर जब वर्क करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं वहां पे, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा अभी बताऊंगी डिटेल में आगे। अभी ये समझो कि जो दोनों हेमीस्फीयर हैं लेफ्ट और राइट, वो आपस में कनेक्टेड भी रहे, इसलिए एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर वहां से क्रॉस कर रहा है, जिसको आप कलेक्टिवली बोलते हो कॉर्पस कैलोसम। ओके, ठीक है। चलो, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर कर रही है वो क्या हो गई, सेरेब्रल के अंदर है अब हम लोग, ठीक है, उसको क्या बोल दिया गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब पेरीफेरी वाला पोर्शन हो रहा है। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, फोल्ड हमने देखा ही, कई सारे फोल्ड है, कन्वोलेटेड जिसको बोल रहे हैं, फ्लोड्स प्रेजेंट है। नाउ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेस अपीयरेंस। बताओ तो ये जरा, ग्रेस अपीयरेंस क्यों है, व्हाई दे आर ग्रेस इन अपीयरेंस? नहीं आ रहा है। ग्रेस और व्हाइटेस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि माइलिन शीद होगी तो वहां पे व्हाइट मैटर हो जाएगा, व्हाइट अपीयरेंस शो करेगा। माइलिन शीद नहीं है तो वो कैसा अपीयरेंस शो करेगा, ग्रे कलर का। और जब उसको कलेक्टिवली आप देख रहे हो तो उसको आप ग्रे मैटर बोलते हो। इज इट, यहाँ पे यही बात है क्या? आप और सोचो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी माइलिन कहाँ पे एब्सेंट होगी, माइलिनेटेड न्यूरॉन है लेकिन उसमें माइलिन शीद कहाँ एब्सेंट होगी, बताओ, थोड़ा रिप्लाई फास्ट करो, वैसे ही हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। फरेया, मनाली, केतकी, मुजैब, बताओ। अरे न्यूरॉन का पार्ट मैंने बताया ना, डेंड्राइट, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, माइलिन मैंने कहाँ बताया, एक्सॉन टर्मिनल। माइलिन शीथ मैंने सिर्फ इस रीजन में बताया ना, सिर्फ इस रीजन में माइलिन शीथ प्रेजेंट है। तो बेटा ये भी तो नॉन माइलिनेटेड हुआ, अनमाइलिनेटेड हुआ, ये भी अनमाइलिनेटेड हुआ। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ न्यूरॉन्स की बात हो रही है, यहाँ न्यूरॉन्स में वो ग्रे ग्रे मैटर शो कर रहा है, मतलब माइलिन शीथ नहीं है। ये माइलिन शीथ नहीं होने के लिए ये हो सकता है कि वो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बनी हो, बट ये मैटर नहीं है इनका। इनका मैटर क्या है कि जो न्यूरॉन्स हैं उनके सेल बॉडी पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, ठीक है। जस्ट सपोज इस तरीके से न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, तो ये सेरेब्रल हो गया, ये सेरेब्रम के पेरीफेरी पे यहाँ पे सेल बॉडी है और एक्सॉन ऐसे आ रहा है, सेल बॉडी है एक्सॉन ऐसे आ रहा है, सेल बॉडी एक्सॉन ऐसे। तो जहां जहां सेल बॉडी वहां वहां माइलिन एब्सेंट, तो आपको वो अपीयरेंस कैसा दिखेगा, ग्रेस अपीयरेंस। सेल बॉडी को साइटोन भी कहते हैं, तो साइटोन से भी पूछ सकता है ये बात। अब देखो ध्यान से, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेश अपीयरेंस। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आ गया ये, ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे साइटोन, आर कंसेंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। कंसेंट्रेटेड मतलब साइटोन नंबर में ज्यादा है। देखो बेटा, कोई भी चीज जैसे तुम्हें अगर कई सारे बलून है, अब देखो ये मैं बलून बना रही हूँ, ये बलून है कई सारे, तुम्हें अगर पकड़ना होगा तो तुम यहाँ से पकड़ लोगी, सारे थ्रेड एक जगह से, लेकिन वो थ्रेड कितना आगे फैले हुए हैं, फैल रहे हैं, समझ रहे हो? उसी तरीके से अब इसका रिवर्स देखो, ये क्योंकि बलून नहीं है, ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी कई सारी ऐसे अरेंज्ड है और इनका
न्यूरॉन एक्सॉन वाला पोर्शन ऐसे जा रहा है। तो ये कैसे हो गए? कंसंट्रेटेड, आपस में पास पास है। आई बात समझ में? नहीं आई? मार्किंग हो गई एनसीईआरटी में? मार्क्ड, वेरी गुड, समझ में भी आ गया। ठीक है, अभी देखो, अब थोड़ा अटेंटिव हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका, जो हम मार्क कर रहे हैं उस पर फोकस करना। अभी हम जनरली मार्क कर रहे हैं, इसमें हो सकता है इधर दाएं बाएं हो जाए, तो हम जनरल मार्क किए, हमने कहा ये है आपका सेरेब्रल वाला एरिया। ओके, सेरेब्रल वाले एरिया को फिर से हमने मार्क किया, तो आपका क्या बन जाएगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सब क्या हो गया आपका? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर आपका है क्लेफ्ट, एक ग्रूव बन रहा है पूरा, जिससे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आ गया, जिससे आपने लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, LCH, एंड राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी, राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हेमिस्फीयर, ठीक है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक की कहानी क्लियर? अब इसके अंदर हम देख रहे हैं दोनों हेमिस्फीयर के बीच में मैम ने बोल दिया कनेक्शंस बने होने चाहिए। मतलब ये कनेक्शन कोई ऐसा नहीं बिजली के तार आ गए अलग से, ये सिर्फ वही है, वही न्यूरॉन्स है, लेकिन ये न्यूरॉन के फाइबर हैं। इस साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर खत्म हो रहे हैं, इस साइड से स्टार्ट हुए, इधर एक्सॉन चला गया। तो दीज आर रिलेटेड कि यहाँ पे जो नर्व ट्रैक्ट बन रही है, उस नर्व ट्रैक्ट की वजह से लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं। इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। यहां तक की कहानी अपनी हो गई। इज इट क्लियर? अब बेसल न्यूक्लियाई वगैरह पे भी मत जाओ, वो ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट है, बात करेंगे उस पर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब ये लैटरल साइड से देखो, तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसी का एक दूसरा उसके अपोजिट साइड पे होगा। डायनसेफ्लॉन वर्ड, ये भी नोट डाउन कर लो। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस नोट डाउन कर लेना। थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस टुगेदर दे आर कॉल्ड डायनसेफ्लॉन। ब्रेन स्टेम का पार्ट, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये आपके हिंड ब्रेन में आ जाएंगे। सेरेबेलम आपका हिंड ब्रेन में आ जाएगा। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलके आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये वाला पोर्शन, इसमें सेरेबेलम नहीं आएगा। डायनसेफ्लॉन नोट हुआ? अगेन फंक्शंस रिलेटेड स्लाइड है। ठीक, अब ब्रोकाज एरिया और वर्निक एरिया जो एक आया था उसको देख लो। ब्रोकाज एरिया जो आपके विजन में रोल प्ले कर रहा है, एंड जो आपको ऐसे इशारों से समझने में रोल प्ले कर रहा है, दैट इज द वर्निक एरिया। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे भी एक पूरा नर्व का कनेक्शन है, नर्व का कनेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, नर्व ट्रैक्ट प्रेजेंट है। तो ब्रोकाज एरिया कोई क्या बोल रहा है, कैसे वो समझाना चाह रहा है, ये दोनों जब कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं, तब आपको किसी की कही हुई बोलने वाली बात, जैसे देखो लोग हाथ हिला के बात करते हैं, इनफैक्ट तुम लोग मेरे सामने नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाते वक्त मेरा हैंड यहाँ पे मूव कर रहा है। क्लियर? कोई मेरे सामने नहीं है कि पढ़ रहा है कोई मुझसे, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, मेरे हैंड मूव हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस चीज को कोऑर्डिनेटेड वे में कर रही हूँ। ओके, क्लियर है? एक टर्म और यहाँ पे आया जो मैं उस टाइम बताना भूल गई, ये नोट डाउन कर लो। फिशर ऑफ रोलैंडो, दैट वर्ड इज अगेन यूज फॉर द सेंट्रल sulcus। फिशर ऑफ रोलैंडो, और लेटरल सर्कस के लिए फिशर ऑफ सिल्वियस, ये आया हुआ था उस इमेज में भी था। ये नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो।
The Broca's area is known to be directly linked to speech production as well as language processing in some cases. ठीक. Wernicke area focuses more on the actual understanding and comprehension. आप क्या सुन के आपने कैसे समझा है उस चीज में, या इशारों को आप कैसे समझ रहे हो, उसमें वर्निक एरिया रोल प्ले करता है. दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, तब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है. से यू डैमेज द वर्निक एरियाज ऑफ द ब्रेन. अब ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है. यू डैमेज द वर्निक एरिया ऑफ द ब्रेन, योर प्रोसेस ऑफ स्पीच हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सीवियरली डैमेज. आप बोल तो रहे हो, आवाज तो निकल रही है, लेकिन उसका कोई कंप्रहेंशन ही नहीं बचा, उसका कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बचा, तो पूरा जो है पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में वो फंक्शन नहीं हो सकता है. क्लियर. तो वो डैमेज हो जाएगा. आपकी स्पीच की एबिलिटी किसके पास थी? ब्रोकास एरिया के पास थी. लेकिन वर्निक एरिया से वो, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड वे में जो आप बोल रहे हो उसको सोच रहे हो, कंप्रहेंशन समझाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, और आप मेरी आवाज को जब सुन रहे हो या मेरे इशारों को देखोगे, तो भी आप जो अंडरस्टैंडिंग के लिए एरिया ब्रेन का पोर्शन यूज कर रहे हो, दैट इज वर्निक एरिया. क्लियर. तो जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ बोलोगे क्या? ठीक है. वो तो वैसा ही हो गया कि कोई ऐसा पेशेंट है कि वो कुछ भी बोल रहा है. वाह वाह, तो तुषार कपूर नहीं एक्टिंग करता है, कौन सी सीरीज आती है, गोलमाल, तो ए आ ओ कुछ भी बोलते हैं. ठीक है. लेकिन फिर भी उसका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, तो उसका वर्निक एरिया क्योंकि डैमेज नहीं हुआ है, तो उसकी स्पीच में डैमेज है, लेकिन वो वर्निक एरिया को यूज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दोनों से बेटा क्वेश्चन आता है, दोनों की डिस्टिंग्विशन एकदम क्लियर होनी चाहिए. ठीक. ऑन द अदर हैंड, डैमेज टू द ब्रोकास एरिया में इवन रेंडर यू स्पीचलेस. अगर ब्रोकास एरिया ही डैमेज हो गया तो आवाज ही नहीं निकलेगी ना, तो उससे क्या होगा, एकदम आपका स्पीच बंदा जो रहेगा वो स्पीचलेस हो जाएगा, आवाज चली जाएगी. ओके. क्लियर है बच्चा. अब एक थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी चीजें सुन लो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर का क्या है. आप जो बचपन से आप आफ्टर बर्थ जो आपको ट्रेन किया जा रहा है, बेटा इधर देखो, बेटा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा वो है, बार बार बुलाया जा रहा है. ठीक है. जैसे किसी को बुलाया चिंटू चिंटू चिंटू, अब उसको थोड़ी ना पता वो चिंटू है, लेकिन उसकी तरफ लोग चिंटू आवाज में ही बुला रहे हैं. ठीक है. जैसे मुझे कोई बुलाएगा सपना, भीड़ में कोई सपना बोलेगा तो मैं टर्न लूंगी, क्योंकि मेरा ब्रेन ट्रेन ट्रेन है, उसने वो सपना नाम की इंफॉर्मेशन सेव कर ली है कि मेरा नाम सपना है. ठीक है बेटा. तो लेफ्ट हेमिस्फीयर मेनली आपका, एक तो पहले बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो आपका लेफ्ट बॉडी है पूरा, उसका कंट्रोल होता है राइट हेमिस्फीयर के पास. समझना अब. ठीक है. नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास ओवर कर देंगे, कल समझेंगे. तो लेफ्ट लेफ्ट बॉडी पोर्शन का कंट्रोल, अगर आप मेजर कंट्रोल देखोगे, उसके सारे सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? राइट हेमिस्फीयर में जाते हैं. और राइट साइड की पूरी बॉडी का कंट्रोल लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाता है. क्लियर है. ठीक है. अब आप एक चीज समझना कि जो ये हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर मतलब आधा आधा पार्ट हो गया ब्रेन का. तो एक तो कंट्रोल वाला जो थ्रू लाइफ चल रहा है, दूसरा इस हेमिस्फीयर में जो प्रोसेस हो रही है, जो इंफॉर्मेशन है, जो जिस चीज में ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, पैरेलली वो सारा पोर्शन आ रहा है बेटा, जो आपका पैराइटल लोब था, फ्रंटल लोब था, जो सारी चीजें हैं वो सब आएंगी. क्लियर. लेकिन हमने ब्रॉडली उसको आधे आधे में बांट दिया. तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जो आप पूरे बचपन से लेके कई चीजें सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, ट्रेंड हो रहे हो, वो सब कहाँ सेव होता जा रहा है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में. ठीक है. इसके बाद बाकी की चीजें कहाँ पे सेव हो रही हैं? सेव नहीं हो रही है, मतलब जहाँ पे स्पेस खाली बचा हुआ है अभी, वो सब क्या है? राइट हेमिस्फीयर. समझना अभी. ठीक है. अब लेफ्ट हेमिस्फीयर में ऑलरेडी जो आप हर दिन नई नई चीजें आपको ऐड की गई है, वो वहां पे आ रही है. अब देख लेते हैं क्या क्या है. सेंसरी स्टिमुलेट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बॉडी, ये तो डेली वाला चीज हो गया, ये थ्रू लाइफ चलता रहेगा. क्लियर. मोटर कंट्रोल ऑफ राइट साइड ऑफ बॉडी, ये भी थ्रू लाइफ चल रहा है. अब जिस जो इस पोर्शन में आपने आफ्टर बर्थ ऐड किया, ये तो बर्थ के साथ ही मिला आपको. आफ्टर बर्थ जो ऐड हुआ है वो देखो, स्पीच, बोलना सीखना, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, समझना, उसको इंटरप्रिटेट करना, दैट ऑल आर इन्वॉल्विंग लेफ्ट हेमिस्फीयर. एनालिसिस एंड कैलकुलेशन, धीरे धीरे जो सीखा, 2 2 4. ठीक है. फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आ गया, तो वो सब कहाँ है? लेफ्ट हेमिस्फीयर. टाइम एंड सीक्वेंसिंग, एवरीथिंग जो आप प्लानिंग कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, सीक्वेंस बना रहे हो कि इसके बाद ये करना है, वो सब आपने कहाँ सीख के सेव कर रखा है, उसके
उसको एग्जीक्यूट करने की पावर किसके पास है? लेफ्ट हेमिस्फीयर के पास। रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड, कोई मैं बोल रही हूँ बात, वो आप कैसे समझ रहे हो? लेफ्ट हेमिस्फीयर से। कुछ आप देख रहे हो लिखा हुआ वर्ड, उसको भी आप कैसे समझ रहे हो? लेफ्ट हेमिस्फीयर से। लेटर्स एंड नंबर्स, जो भी आप लिखी हुई चीजों को पढ़ते हो, बुक पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आप किसको इन्वॉल्व कर रहे हो? लेफ्ट हेमिस्फीयर को। अब मजेदार बात सुनना, जो मैंने डे 1 में इंट्रोडक्टरी लेक्चर, मतलब तुम्हारे 11th के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि बेटा जी फ्लो चार्ट बनाना, बेटा रफ डायग्राम बनाना, वो आपको हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन तो आपका आफ्टर बर्थ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता गया है, बढ़ता गया है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे मम्मी पापा, समाज और लैंग्वेज, सब टीचर वीचर सब लोग इसमें डालते जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे सेव हो रखी है। इसमें क्राउडिंग है ज्यादा। ये वाला स्पेस अभी फ्री है। क्या कर रहा है बाय बर्थ? ये क्या कर रहा है? सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम लेफ्ट साइड, मोटर कंट्रोल ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। क्लियर? बाकी चीजें फ्री है। आपने कुछ क्रिएटिविटी सीखी, कितने दिन म्यूजिक की क्लास की थी? नॉर्मल कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में किया होगा, वो यहाँ पे होगा। ठीक है? डांस की क्लासेस, क्लासेस अगर कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं है तो वही स्कूल के टाइम में थोड़ा बहुत चलता है, वो यहाँ पे होगा। किया, एक आपने कोई ब्लॉक वगैरह बना के अपने ब्रेन को ट्रेन किया, वो भी यहाँ पे होगा। तो स्पेशल एबिलिटी, साइज वगैरह को जो समझने के लिए, क्रिएटिविटी, डांसिंग, म्यूजिक, ड्राइंग, ये सब जो आता है वो राइट हेमिस्फेयर में। एंड यू ऑल नो कि ये कोई जो अपनी हॉबी और पैशन से रिलेटेड आगे करियर बनाता है, वही इस पार्ट को यूज कर रहा होगा। अदरवाइज सब चीज यहाँ आ रही है मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्राउडिंग है कम, यहाँ पे भीड़ भाड़ है कम। तो इस चीज को आप ट्रेंड करने के लिए आपने क्या किया कि उसमें आप ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? मैम जो पढ़ा रही है उसका फ्लो चार्ट बना लो। ये है जो वर्ड आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनो। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो ये पोर्शन है। कितना पढ़ोगे? इसकी तो क्राउडिंग हो रखी है। अगर आपने उसका फ्लो चार्ट बना लिया तो वो जा रहा है आपके राइट हेमिस्फीयर में, यहाँ स्पेस है, चला गया। आपने इमेज ड्रॉ कर लिया, वो यहाँ गया। दैट्स वाई मैं बार बार कहती हूँ ये साइंस की चीजें हैं, प्रूवन चीजें हैं कि आप यूज करो। चलो अब यहीं पे एंड करते हैं आज के लेक्चर का। इसको अच्छे से तुम लोगों को टास्क यही है कि सारा ब्रेन का पोर्शन सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लो बेटा, ताकि हम लोग जब कोऑर्डिनेशन समझें तो आपको क्लियरली रिलेट हो जाए। ओके? कल पढ़ेंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड देन मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन कंप्लीट कर लेंगे। चलो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।